हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ठोसों के ऊष्मीय गुणधर्म, अर्थात ठोसों के अंदर है वो ऊष्मा है वो किस प्रकार से संचरित होती है और ठोसों की जो ऊष्मीय प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे विशिष्ट ऊष्माधारिता है ठोसों की, वो ताप के साथ किस प्रकार से चेंज होती है, इन सभी बातों का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, अर्थात पदार्थों के ठोसों के ऊष्मीय गुणधर्म। अब ये ऊष्मीय गुणधर्म का मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऊष्मा का उपयोग करेंगे। अगर ठोस पदार्थ को हम ऊष्मा देते हैं तो क्या होगा। अब हम ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें ठोसों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। हमें पता है ठोसों की जो स्ट्रक्चर है वो इन जनरल कैसी होती है, क्रिस्टलाइन होती है। अगर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है, एटम्स का अरेंजमेंट है वो क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होता है एटम्स का। अगर इस ठोस पदार्थ को मैं क्या करता हूँ, एनर्जी दे देता हूँ, ऊष्मा दे देता हूँ, अर्थात थर्मल एनर्जी जब मैं इसको देता हूँ इस ठोस पदार्थ को, तो क्या होगा, एनर्जी इसको मिली है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं तो उपयोग होनी है। अब इसके अंदर क्या है, एटम्स है। क्या है, एटम्स है। ये एनर्जी किसके पास गई है, उस एटम के पास गई है। जैसे ही इस एटम के पास एनर्जी जाएगी, इसको एनर्जी मिलेगी एटम को, वो एनर्जी कहाँ जाएगी, अब इस एनर्जी का उपयोग करके ये एटम क्या करना शुरू कर देगा, दोलन करना शुरू कर देगा। अर्थात अपनी जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या जो मूल स्थिति है उसके इर्द गिर्द क्या करना शुरू कर देगा, ये दोलन करना शुरू कर देगा। तो हमने जो ऊष्मा एनर्जी दी थी वो कहाँ चली गई, इसके दोलन में चली गई है। और इन दोलनों की वजह से अगर इस एटम ने दोलन करना शुरू किया है, इसका मतलब ये इस एटम की स्थिति को भी चेंज करेगा, ये एटम भी दोलन करना शुरू कर देगा, ये एटम भी दोलन करना शुरू कर देगा। तो इसके अंदर, ठोस के अंदर क्या हो जाएगा, एक प्रत्यास्थ तरंग। कैसी तरंग, प्रत्यास्थ तरंग, इलास्टिक वेव है, वो क्या हो जाएगी, इसमें संचरित हो जाएगी। किसकी वजह से, थर्मल एनर्जी की वजह से। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड आ गया, प्रत्यास्थ तरंग। तो इस वर्ड को हम समझ लेते हैं पहले। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रत्यास्थता की। ये क्या होती है, प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी, ये होती क्या है। आपने देखा होगा, रबड़ आपने देखा है, एक प्रत्यास्थता का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रबड़, अपनी देखा है। उस रबड़ को जब आप खींचते हो तो उसकी क्या हो जाती है, आकार में चेंज आ जाता है। लेकिन जैसे ही आप उस पर जो फोर्स आपने लगाया है खींचने वाला, वो हटा दिया, ये रबड़ क्या कर देगा, अपनी पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाएगा। इसी प्रकार से किसी ठोस पदार्थ पे हम क्या करते हैं, एक अपरूपण फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स, अपरूपण बल हम उस पर लगाते हैं, तो वो ठोस क्या करेगा, अपनी स्थिति या अपने आकार में क्या करेगा, परिवर्तन करेगा। और जो विरूपण फोर्स या डिफॉर्मिंग फोर्स हमने लगाया है वो हम वापस हटा लें, तो वो पदार्थ क्या कर लेगा, अपनी मूल अवस्था के अंदर वापस आ जाएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रत्यास्थता कहते हैं। अब ये जो प्रत्यास्थता है, इसी गुण के कारण ठोसों में क्या होती हैं, प्रत्यास्थ तरंगें संचरित होती हैं। इसी गुण की वजह से ठोसों में क्या होती हैं, प्रत्यास्थ तरंगें संचरित होती हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रत्यास्थ तरंगों की। ये क्या होती है, इलास्टिक वेव्स। इलास्टिक वेव्स हैं वो क्या होती है। अब प्रत्यास्थ तरंगें हैं वो किस वजह से जनरेट हुई है, उनकी जनरेशन का जो मूल रीजन है वो क्या है, उस मीडियम की इलास्टिसिटी, पदार्थ की क्या है, इलास्टिसिटी के कारण क्या होती हैं, प्रत्यास्थ तरंगें
जनरेट होती हैं। अब इन प्रत्यास्थ तरंगों की कुछ प्रॉपर्टी है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। सबसे पहले प्रत्यास्थ तरंग हैं वो हमेशा किस में ट्रेवल करती हैं? माध्यम में ट्रेवल करती है। आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का नाम सुना है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं वो किस में ट्रेवल करती हैं? उनको माध्यम की जरूरत नहीं होती है। जैसे सन से जो सोलर लाइट आ रही है वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, उनके लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन इलास्टिक वेव के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मीडियम की। क्यों? क्योंकि ये किसकी वजह से जनरेट हो रही है? इलास्टिसिटी की वजह से। और इलास्टिसिटी किसकी होती है? किसी न किसी मीडियम की होती है। इसलिए इलास्टिक वेव्स हैं उनके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? माध्यम की आवश्यकता होगी। दूसरा, और क्या प्रॉपर्टी होती है प्रत्यास्थ तरंगों की? प्रत्यास्थ तरंगें हैं वो ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यमों में क्या हो सकती हैं? संचरित हो सकती हैं। ठोस, द्रव्य व गैस तीनों माध्यमों के अंदर क्या कर सकती हैं? प्रत्यास्थ तरंगें संचरित हो सकती हैं। तीसरा, इनकी प्रकृति कैसी होती है? प्रत्यास्थ तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य एवं अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की हो सकती है। लॉन्गिट्यूडिनल एवं ट्रांसवर्स दोनों टाइप की इसकी है प्रकृति है वो हो सकती है। अगला, प्रत्यास्थ तरंगों का वेग है। प्रत्यास्थ तरंगों का वेग, वेलोसिटी। अगर ये वेव है, तरंग है, तो कुछ न कुछ इसकी वेलोसिटी भी होगी। वो वेलोसिटी है वो किस पे नहीं डिपेंड करती है? तरंग के आयाम पर निर्भर नहीं करती है। तरंग का एम्पलीट्यूड कितना है उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वेलोसिटी है वो उस पर डिपेंड नहीं करती है। अगला हमारा क्या है? ये जिस भी माध्यम से गुजरती है, माध्यम से गुजरने पर उसके आकार में परिवर्तन नहीं करती है। आकार में परिवर्तन नहीं करती है। ये जिस भी माध्यम से गुजरेंगी उसके आकार में परिवर्तन नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि इनका काम क्या है? प्रत्यास्थता गुण के कारण हो रहा है। प्रत्यास्थता गुण का मतलब क्या है? वो वापस अपना पुनः वही आकार ले लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं इन प्रत्यास्थ तरंगों का वेग। क्या देखते हैं? प्रत्यास्थ तरंगों का वेग। अब किसी भी एक जनरल तरंग जो होती है उसकी तरंग समीकरण क्या होती है? वो होती है हमारी d2 साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर d2 साई अपॉन डी टी स्क्वायर, जहां v क्या है? उस तरंग का वेग। क्या है? उस तरंग का वेग। साई क्या है? तरंग का फलन। तरंग फलन अर्थात वो जो तरंग ट्रेवल कर रही है उस तरंग की कोई समीकरण है और वो एक रिलेशन होता है। उस तरंग है जब ट्रेवल करेगी तो उस कोऑर्डिनेट्स के अंदर के एक रिलेशन होता है जिसको हम क्या कहते हैं? तरंग फलन कहते हैं। वो क्या है? हमारा साई है। अब ठोस पदार्थों में जब तरंग संचरित होती है तो ठोसों में जो प्रत्यास्थ तरंग है उसका वेग क्या? प्रत्यास्थ तरंग का वेग v है। वो कितना होता है? √y अपॉन रो, जहां y क्या है? माध्यम की प्रत्यास्थता, या अगर हम यहां ठोस यूज कर रहे हैं इसका मतलब ये ठोस की प्रत्यास्थता है। रो क्या है? ठोस का घनत्व है। क्या है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स। एंड ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ सॉलिड्स। तो यहां से हमारे पास जो
ठोस के अंदर इलास्टिक वेव है, उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई, √y/ρ। अगर हमारा माध्यम कैसा होता, गैसीय होता, कैसा होता, गैसीय माध्यम होता, तो उस केस में हमारी वेलोसिटी कितनी आती, √k/ρ, जहां k क्या चीज है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। क्या है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, और रो क्या है, वही अपना घनत्व अर्थात डेंसिटी। आई बात समझ में, यहां तक कोई दिक्कत है क्या? हम देख रहे हैं थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। तो हमने सॉलिड को क्या दी है, उष्मा दी है, उससे उसमें प्रत्यास्थ तरंगें संचरित हुई हैं, और उन प्रत्यास्थ तरंगों की ये प्रॉपर्टी है, ठोस में प्रत्यास्थ तरंग का वेग ये होगा और गैस में प्रत्यास्थ तरंग का वेग ये होगा। अब हम निकालते हैं माध्यम का परिक्षेपण गुणांक या संबंध, डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ मीडियम हम निकालते हैं। जिस माध्यम में ये प्रत्यास्थ तरंगें संचरित करती हैं उसका डिस्पर्जन रिलेशन हम निकालते हैं। अब डिस्पर्जन रिलेशन होता क्या है ये भी हम देखेंगे, और किस प्रकार से हम निकालते हैं वो भी हम देखेंगे। ये हमारी क्या थी, एक तरंग की समीकरण है। माना इस तरंग की समीकरण का हल साई है, वो कितना है, ae⁻ kx माइनस ओमेगा टी। ये इस तरंग का सॉल्यूशन है। ये तरंग की समीकरण थी, डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और उसका सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया है, ये आ गया है। अगर ये सॉल्यूशन है तो ये इसको सेटिस्फाई भी करेगा। अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हल है तो ये हल इसको संतुष्ट करेगा, तो संतुष्ट करेगा इसका मतलब मैं इससे d2 साई अपॉन dx², डबल डेरिवेटिव इसका मैं करता हूं तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, आयोटा k की होल स्क्वायर ae⁻ kx माइनस ओमेगा टी आएगा या नहीं आएगा, जिसको मैं लिख सकता हूं क्या, आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस के स्क्वायर इंटू ये वापस क्या है, साई है कि नहीं। इसी तरीके से अगर मैं टाइम के रिस्पेक्ट में इसका डबल डेरिवेटिव करता हूं तो कितना आएगा, उस केस में हमारे पास आएगा माइनस आयोटा ओमेगा की होल स्क्वायर इंटू ae⁻ kx माइनस ओमेगा टी। आप डेरिवेटिव करके देख लेना स्टेप बाय स्टेप, यही आएगा। इज इक्वल टू वापस देखो माइनस माइनस स्क्वायर करते ही प्लस हो जाएगा, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। ये दोनों मान मैं इस तरंग की समीकरण में रख लेता हूं क्योंकि इसको हल ये इसी के मान हमने निकाले। तो रखो देखें, d2 साई अपॉन dx स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, माइनस के स्क्वायर साई इज इक्वल टू 1 अपॉन वी स्क्वायर, d2 साई अपॉन dt स्क्वायर की वैल्यू माइनस ओमेगा स्क्वायर साई। दोनों तरफ माइनस का साइन है वो प्लस हो जाएगा, साई से साई कट गया, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गया है, यहां से हमारे पास रिलेशन आया है के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। अगर मैं यहां से वी स्क्वायर निकालता हूं तो ये वी स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा। अगर मैं v निकालता हूं तो वो कितना आएगा, ओमेगा अपॉन के बराबर आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये हमारा क्या आ गया है, उस तरंग का वेग आ गया, आया कि नहीं आया। अब हम जानते हैं कि ये वेग है, अगर ठोस के लिए है ये तरंग तब तो इसके बराबर होना चाहिए, अगर द्रव्य के लिए है तो इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, क्योंकि ये भी देखो v की मान है और ये भी v का मान है, तो इन दोनों को मैं आपस में बराबर कर सकता हूं कि नहीं कर सकता। तो यहां से हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन के इज इक्वल टू, वहां से मैंने लिख दिया √c अपॉन के, जहां c क्या है, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, क्या है, माध्यम का प्रत्यास्थता गुणांक, सॉरी c अपॉन रो,
और रो क्या है, माध्यम का घनत्व है। अगर माध्यम हमारा क्या है, ठोस है, तो C की जगह क्या आ जाएगा, Y। माध्यम अगर हमारा क्या है, गैस है, तो उस समय क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें यहां से, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या इसको, क्योंकि ये V के बराबर है और ये भी V के बराबर थी, दोनों पद आपस में बराबर हैं, तो हमारे पास यहां से क्या आएगा, यहां से मैं लिख सकता हूं ओमेगा इज इक्वल टू √C अपॉन रो इंटू के। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये देखो रिलेशन हमारा किस में है, ओमेगा और के में, जहां ओमेगा क्या है, तरंग की कोणीय आवर्ती, क्या है, कोणीय आवर्ती। के क्या है, तरंग संचरण नियतांक। तो ये जो रिलेशन है ओमेगा और के में, इस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, डिस्पर्जन रिलेशन या परिक्षेपण संबंध इसको हम कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस तरंग की कला वेग और समूह वेग का। किसकी बात करते हैं अपन, कला वेग और समूह वेग का। तो कला वेग फेज वेलोसिटी, जिसको हम Vp से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किसके बराबर होती है, ओमेगा अपॉन के के बराबर। तो इस समीकरण से देखो ओमेगा अपॉन अगर मैं के करता हूं तो ये किसके बराबर आएगा, √C अपॉन रो के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। इसके बाद हम बात करते हैं ग्रुप वेलोसिटी Vg, या जिसको हम कहते हैं समूह वेग, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, d ओमेगा अपॉन डी के। ये ओमेगा है, ये के है, इसका अवकलन करना है किसके रिस्पेक्ट में, के रिस्पेक्ट में। तो d ओमेगा अपॉन डी के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, दिए हो जाएगा 1, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू √C अपॉन रो। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं, Vp और Vg दोनों क्या है, बराबर, अर्थात Vp इज इक्वल टू Vg। ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी दोनों क्या है, बराबर है। ऐसा माध्यम, अब एक परिभाषा निकल के आई है यहां से, हमारे पास दो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, एक तो है विक्षेपणी माध्यम और एक है अविक्षेपणी, डिस्पर्जिव मीडियम और नॉन डिस्पर्जिव मीडियम। बहुत ही आसान चीजें हैं लेकिन इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा माध्यम कैसा होता है, विक्षेपणी, जिसको हम कहते हैं डिस्पर्जिव मीडियम। कैसा मीडियम, डिस्पर्जिव मीडियम। ये क्या होता है, ऐसा माध्यम जिसके अंदर तरंग की फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर नहीं होती है, ऐसे माध्यम को हम क्या कहते हैं, विक्षेपणी या डिस्पर्जिव मीडियम कहते हैं। दूसरा होता है हमारा अविक्षेपणी माध्यम या नॉन डिस्पर्जिव मीडियम। कैसा मीडियम है हमारा, नॉन डिस्पर्जिव मीडियम। ये मीडियम कैसा होता है, इस मीडियम में हमारी Vp है वो किसके बराबर आएगी, Vg के बराबर, अर्थात फेज वेलोसिटी है वो ग्रुप वेलोसिटी के बराबर होगी। तो ये बातें थी हमारी उस प्रत्यास्थ तरंग के बारे में संपूर्ण जानकारी जो हमें जरूरत पड़ सकती है आगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उस माध्यम में जब ये प्रत्यास्थ तरंगें संचरित हो रही हैं तो उसकी थर्मल प्रॉपर्टीज हैं वो किस प्रकार से प्रभावित होती है। जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जब किसी ठोस पदार्थ को जब हम क्या कर रहे हैं, उष्मा दे रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होती हैं, प्रत्यास्थ तरंगें क्या हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं और प्रत्यास्थ तरंगें उस मीडियम के अंदर से चलना शुरू कर देती हैं। तो ये जो प्रत्यास्थ तरंगें हैं उनकी ऊर्जा है, प्रत्यास्थ तरंग की जो ऊर्जा है
वो क्या होगी, क्वांटीकृत होगी। कैसी होगी, क्वांटाइज्ड होगी। कैसी होगी, क्वांटाइज्ड होगी उस प्रत्यास्थ तरंग की एनर्जी। अब देखो, इस प्रत्यास्थ तरंग को हम किससे रिलेट कर पा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। क्यों, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, उसकी एनर्जी भी क्या होती है, डिस्क्रीट होती है, क्वांटाइज्ड होती है, जिसकी ऊर्जा का क्वांटम किसके बराबर होता है, E = h न्यू के बराबर होता है। उसी प्रकार से ठोसों में जो प्रत्यास्थ तरंगे हैं, ठोसों में प्रत्यास्थ तरंग जो है उनकी ऊर्जा है वो भी क्या है, क्वांटीकृत है। कैसी है, क्वांटीकृत है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के वेव के लिए जो ऊर्जा का क्वांटम था उसको हमने क्या कहा था, फोटोन कहा था। क्या कहा था, फोटोन कहा था। यहां उस ऊर्जा के क्वांटा को हम क्या कहेंगे, फोनोन कहेंगे। क्या कहेंगे, फोनोन कहेंगे। अर्थात फोनोन क्या चीज हुई, फोनोन क्या है, क्वांटा ऑफ ए इलास्टिक वेव इन सॉलिड्स। अर्थात ठोसों के अंदर प्रत्यास्थ तरंग की ऊर्जा का क्वांटा क्या कहलाता है, हमारा फोनोन कहलाता है। तो इस फोनोन की एनर्जी भी हमारी किसके बराबर आएगी, E = h न्यू, या फिर इसको हम कह सकते हैं h क्रॉस ओमेगा के भी ये बराबर हो सकती है। ये दोनों चीजें सेम हैं, h न्यू और h क्रॉस ओमेगा दोनों एक ही बात होती हैं। एक ही बात कैसे होती हैं, हालांकि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं बता देता हूं। इस h को अगर मैं ऊपर नीचे, इसको ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा कर दूं तो h/2 पाई किसके बराबर होता है, h क्रॉस के, और 2 पाई न्यू किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। तो ये जो हमारा फोनोन है उसकी ऊर्जा क्या है, क्वांटाइज्ड है। सॉरी, जो फोनोन है वो क्या है, ऊर्जा का क्वांटम है, और जिसकी एनर्जी हमारी h क्रॉस ओमेगा के बराबर होती है। अब जो ठोस है, उस ठोसों में जो दोलन है वो किस प्रकार के होते हैं। ये अपना एक ठोस है, इलास्टिक प्रत्यास्थ पदार्थ है। इसके अंदर ये जो एटम है उसको हमने क्या किया है, डिफॉर्मिंग फोर्स, यहाँ पे क्या है, एनर्जी, थर्मल एनर्जी है। हमने बात की थी ना कि भाई प्रत्यास्थ तरंग क्यों जनरेट होती है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया है तो एटम क्या करते हैं, ओसिलेट करना शुरू कर देते हैं, और वहां से हमें क्या मिलती है, इलास्टिक वेव मिलती है। तो यहाँ पे हमारा जो डिफॉर्मिंग फोर्स क्या है, थर्मल एनर्जी है। तो ये थर्मल एनर्जी जब इसको मिली तो ये क्या करेगा, एटम ओसिलेट करना शुरू करेगा। ओसिलेट कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है, एक दोलक है, ओसिलेटर है। अब ये जो ओसिलेटर है वो ओसिलेशन करना शुरू करेगा, तो क्या यह इंडिपेंडेंट ओसिलेशन कर सकता है कि भाई ये अकेला ओसिलेशन करता रहे और बाकी ना करे, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं पॉसिबल है ठोसों में। क्यों, क्योंकि ये सारे के सारे एटम आपस में क्या हैं, जुड़े रहे हैं, जुड़े हुए हैं। इसलिए ये जो ओसिलेटर हमारा इंडिपेंडेंट नहीं है, ये बाकी ओसिलेटरों पे भी क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। अगर हमें इस जो अपना जो सॉलिड पदार्थ है उसकी एनर्जी निकालनी पड़े तो हम क्या करेंगे, इसके जितने भी ओसिलेटर हैं उन सब की एनर्जी का टोटल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगी, इसकी टोटल इंटरनल एनर्जी हमें मिल जाएगी। उससे पहले हम क्या करते हैं, अब इन फोनोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको हम देखते हैं। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? फोनोन के गुणधर्म, फोनोन की क्या प्रॉपर्टी होती है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज माइंड में क्लियर करनी है, फोनोन इज सिमिलर टू फोटोन। अंतर क्या है, फोनोन है वो किस में ट्रेवल कर रहा है, मीडियम में, इलास्टिक वेव का क्वांटा है, जबकि फोटोन हमारा क्या है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा। अगर इतनी सी बात आपको ध्यान में है तो फोनोन की 5-7 प्रॉपर्टी तो आप वैसे ही लिख सकते हो। कैसे? अगर ये फोटोन की तरह है, किसकी तरह है? फोटोन की तरह है। फोटोन की नेचर कैसी होती है? ड्यूअल होती है। कैसी होती है? ड्यूअल नेचर होती है। तो फोनोन की प्रकृति भी क्या हो जाएगी? द्वैत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ड्यूअल नेचर हो जाएगी। किसकी? फोनोन की। क्यों? फोटोन की भी हमारी क्या होती है? ड्यूअल नेचर होती है। दूसरा, और फोटोन की प्रॉपर्टी बताओ, देखें फोटोन कैसा होता है। फोटोन की जो स्पिन है, या जिसको हम प्रचक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं, प्रचक्रण क्वांटम संख्या है फोटोन की, वो कितनी होती है? 1। मतलब पूर्णांकी होती है कि नहीं होती है? फोटोन की पूर्णांकी होती है। इसका मतलब हमारा जो फोनोन है उसकी प्रचक्रण क्वांटम संख्या है वो भी क्या आएगी? पूर्णांकी आएगी। तीसरा, किसी ठोस पदार्थ की जो कुल ऊर्जा है, किसी ठोस पदार्थ की कुल आंतरिक ऊर्जा है, वो उसके अंदर उपस्थित फोनोन्स की कुल ऊर्जा के योग के बराबर होगी। होगी कि नहीं होगी? जैसे अपना एक ठोस है, उसके अंदर 50 फोनोन है, सपोज करो 50 फोनोन, हर एक फोनोन की एनर्जी हमें पता है, तो टोटल एनर्जी हम बता सकते हैं। वही क्या होगी? उस पदार्थ की हमारी टोटल इंटरनल एनर्जी होगी। आगे बढ़ते हैं अपन। और क्या प्रॉपर्टी है इसकी? ताप के बढ़ाने पर फोनोन की संख्या में क्या आएगा? परिवर्तन आएगा। क्या आएगा? फोनोन की संख्या में परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसके अंदर? और कुछ प्रॉपर्टीज की हम देखते हैं। फोनोन की और क्या प्रॉपर्टी होती है? फोनोन का खुद का संवेग नहीं होता है। फोटोन का संवेग होता है, हम पढ़ते हैं H क्रॉस, जो फोटोन का संवेग है P है, वो H अपॉन लैम्डा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? H अपॉन लैम्डा के बराबर फोटोन का संवेग होता है। लेकिन फोनोन का खुद का कोई संवेग नहीं होता है। फोनोन का खुद का कोई संवेग नहीं होता है। लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इस स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम में। फोनोन है, उसका खुद का वैसे कोई संवेग नहीं होता है, लेकिन जब फोनोन क्या करेगा? इंटरेक्ट करेगा। किससे? किसी पार्टिकल से। वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, न्यूट्रॉन हो सकता है। उस समय वो इस तरीके से बिहेव करेगा। मेरे वर्डों पे ध्यान देना आप। फोनोन जब किसी पार्टिकल से इंटरेक्ट करेगा तब ऐसा लगेगा कि उसका संवेग है वो H क्रॉस के PH के बराबर हो। किसके बराबर हो? H क्रॉस के PH, जहां PH क्या है? फोनोन का तरंग संचरण नियतांक है। KPH क्या है? फोनोन का तरंग संचरण नियतांक है। और इसी संवेग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल संवेग या क्रिस्टल मोमेंटम। इस संवेग को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल मोमेंटम भी कहते हैं। कोई दिक्कत इसके अंदर यहाँ तक? इसके बाद हम बात करते हैं इस फोनोन की स्कैटरिंग की। फोनोन का प्रकीर्णन क्या करते हैं? फोनोन का प्रकीर्णन। अब स्कैटरिंग है वो कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसको हम कहते हैं प्रत्यास्थ प्रकीर्णन, और दूसरी क्या होती है हमारी? इन इलास्टिक स्कैटरिंग। हमें पता है इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर क्या होता है? फोटोन की एनर्जी या फिर फोटोन की आवर्ती में चेंज नहीं होता है। जो इनिशियल आवर्ती होती है वही क्या होती है? फाइनल आवर्ती होती है। उसी प्रकार से फोनोन भी जब क्या करेगा? इलास्टिक स्कैटरिंग करेगा। क्या करेगा? इलास्टिक स्कैटरिंग। जैसे हमारे पास ये एक क्रिस्टल साइट है, क्या है?
क्रिस्टल साइट है और एक फोनोन इस पे क्या हो रहा है, एक फोनोन इस पे इंसिडेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? फोनोन इंसिडेंट हो रहा है और इससे स्कैटर करके क्या कर गया, ये निकल गया। तो ये हमारा क्या था, इसका तरंग संचरण नियतांक के इनिशियल था और के प्राइम इसका क्या है, फाइनल है। और ये हमारा क्रिस्टल है, तो जब ये इंटरेक्ट करता है इससे इलास्टिकली, तब हमारा क्या होगा, के है जो फाइनल के प्राइम है वो किसके बराबर आएगा, इनिशियल के प्लस जी के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा, जी के बराबर है। जहां जी क्या चीज है, जी क्या है, ये क्रिस्टल की प्रॉपर्टी है, क्रिस्टल का एक वेक्टर है जो हमने पहले डिफाइन कर लिया है पिछली क्लासों के अंदर। अब अगर ये स्कैटरिंग कैसी है, इलास्टिक स्कैटरिंग है, इसका मतलब के प्राइम किसके बराबर है, या फिर एनर्जी है वो किसके बराबर आएगी, इसकी ओमेगा प्राइम किसके बराबर आएगी, ओमेगा के। अगर मैं क्या करता, इसका एनर्जी कंजर्वेशन लिखता तो क्या आएगा, एच क्रॉस ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा। आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो नियम है वो क्या आएगा, संवेग संरक्षण का नियम। क्या है, संवेग संरक्षण का नियम। और ये क्या है, इलास्टिक स्कैटरिंग के लिए ऊर्जा संरक्षण का नियम। स्कैटरिंग इलास्टिक है फोनोन की तो एनर्जी चेंज नहीं होगी, और मोमेंटम में चेंज कितना आएगा वो इसका इस समीकरण को फॉलो करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको एच क्रॉस से गुणा कर दूं तो एच क्रॉस के प्राइम किसके बराबर आएगा, एच क्रॉस के प्लस एच क्रॉस जी के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। अब इस चीज का एक मीनिंग निकल रहा है, वो मीनिंग क्या है, क्योंकि हमारा जो क्या है इलास्टिकली स्कैटर्ड फोनोन है, फोनोन की स्कैटरिंग कैसी हुई है, इलास्टिक हुई है। इसका मतलब इस एनर्जी या इस मोमेंटम, ये जो हमारा एच क्रॉस जी है, इस मोमेंटम से हमारा क्या कर जाएगा, इस संवेग से जो क्रिस्टल है वो क्या करेगा, रिकॉइल करेगा। क्या करेगा, रिकॉइल। अर्थात रिकॉइल का मतलब माइनस का साइन, ये पॉजिटिव है, तो जो क्रिस्टल है वो उसका जो रिकॉइल है वो किस मोमेंटम से होगा, माइनस एच क्रॉस जी से। ये जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को हम कहते हैं नॉर्मल प्रोसेस, सामान्य प्रक्रिया। अर्थात इलास्टिक स्कैटरिंग के अंदर फोनोन की जो इलास्टिक स्कैटरिंग है उसको हम क्या कहते हैं, सामान्य प्रक्रिया। अब हम बात करते हैं इन इलास्टिक स्कैटरिंग की, जिसको हम क्या कहते हैं, असामान्य प्रक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, असामान्य प्रक्रिया भी कहते हैं। इन इलास्टिक स्कैटरिंग, जिसको हम अनक्लैप प्रोसेस या असामान्य प्रक्रिया, जिसको यू प्रोसेस भी हम कभी कभी कह देते हैं। अब इन इलास्टिक स्कैटरिंग होगी तो क्या होगा, या तो फोनोन का क्या होगा, अवशोषण, और या क्या होगा, फोनोन का उत्सर्जन। दो काम होंगे। अब हमारे पास क्या है, एक क्रिस्टल साइट है। पहले हम बात कर लेते हैं फोनोन का अवशोषण की। एक हमारे पास क्रिस्टल साइट है, उसके ऊपर एक फोटोन है वो इंसिडेंट हो रहा है, जिसका तरंग संचरण नियतांक क्या है, के है। अब इस पे एक क्या आ रहा है, फोनोन आ रहा है के पीएच, जिसका क्या हो रहा है, अब्जॉर्प्शन। अगर इन दोनों को ये अब्जॉर्ब कर लेगा तो हमारे पास क्या निकल जाएगा, एक नया फोटोन निकलेगा, जिसका तरंग संचरण नियतांक क्या है, के प्राइम। तो इस तरंग संचरण नियतांक के संरक्षण से हम क्या लिख सकते हैं, इनिशियली इस देखो इस पे क्या क्या मिल रहा है, इस तरंग पे के प्लस के पी एच प्लस इस क्रिस्टल का मोमेंटम जी, और ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए हमारा,
के प्राइम के होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो संवेग संरक्षण नियम क्या हो जाएगा हमारा, H क्रॉस के प्लस H क्रॉस के PH प्लस H क्रॉस G मस्ट बी इक्वल टू H क्रॉस के प्राइम। किस प्रोसेस में, जब फोनोन का अवशोषण होगा तो ये क्या आएगा, उसका अवशोषण के लिए हमारा संवेग संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या आएगा, ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या आएगा, इंसिडेंट एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू क्या होनी चाहिए, स्कैटर्ड एनर्जी के बराबर। इंसिडेंट एनर्जी k है तो हमारा क्या है, इसकी एनर्जी H क्रॉस ओमेगा प्लस H क्रॉस ओमेगा PH मस्ट बी इक्वल टू H क्रॉस ओमेगा प्राइम। यहां हमारा ओमेगा प्राइम नॉट इक्वल टू ओमेगा, जबकि इलास्टिक में क्या था हमारा, ओमेगा प्राइम इज इक्वल टू ओमेगा के था। अगर ये अवशोषण है, फोनोन का क्या होना है, उत्सर्जन होना है। क्या होना है, उत्सर्जन। फोनोन का अगर उत्सर्जन होगा, उस प्रोसेस को भी हम क्या कहेंगे, अनक्लॉक प्रोसेस या यू प्रोसेस ही कहेंगे। तो उत्सर्जन के केस में हमारा क्या होगा, ये हमारा क्या है, क्रिस्टल साइट है, उस पे एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है और ये क्या कर रहा है, जब इस क्रिस्टल से इंटरेक्ट कर रहा है, ये फोटोन इस पे गया, उस क्रिस्टल से इंटरेक्ट किया तो इसने क्या कर दिया, एक क्या निकाल दिया, फोनोन निकाल दिया। क्या निकाल दिया, फोनोन निकाल दिया और खुद क्या हो गया है, स्कैटर्ड हो गया है, जिसकी एनर्जी या जिसका नियतांक है वो हमारा क्या है, के प्राइम। तो इस बार अगर मैं संरक्षण नियम लगाता हूं तो क्या आएगा हमारा, के प्लस जी। ये के किससे इंटरेक्ट किया था, क्रिस्टल से इंटरेक्ट किया है, तो क्रिस्टल का जो नियतांक है वो जी के बराबर है। ये मस्ट बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, के प्राइम प्लस के पीएच। यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, एच क्रॉस के प्लस एच क्रॉस जी मस्ट बी इक्वल टू एच क्रॉस के प्राइम प्लस एच क्रॉस के पीएच। इसी तरीके से अगर मैं ऊर्जा संरक्षण का नियम लगाता हूं तो क्या आ जाएगा, इनिशियल एनर्जी हमारी क्या है, एच क्रॉस ओमेगा मस्ट बी इक्वल टू एच क्रॉस ओमेगा पी एच प्लस एच क्रॉस ओमेगा प्राइम। यहाँ भी हमारा क्या है, ओमेगा प्राइम नॉट इक्वल टू ओमेगा। तो ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, यू प्रोसेस कहलाता है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है उसको मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। क्या डिस्कस किया है, हमें पढ़नी थी थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के ऊष्मीय गुणधर्म हमें पढ़ने थे। तो ऊष्मीय गुणधर्म का मतलब क्या है, ठोस को अगर हमने ऊष्मा दी है तो वो किस तरीके से बिहेव करेगा। तो उसके लिए हमने देखा कि जब ठोस के अंदर एनर्जी दी जाती है तो उसमें क्या होता है, प्रत्यास्थ तरंगे जनरेट हो जाती है। वो क्यों हुई थी, क्योंकि ठोस हमारे कैसे होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं। ठोसों की प्रत्यास्थता के गुण की वजह से उसमें प्रत्यास्थ तरंगे जनरेट हो गई थी। फिर हमने देखा भाई प्रत्यास्थ तरंगे जनरेट हो रही हैं तो उनकी प्रॉपर्टी क्या है, कैसी प्रॉपर्टी है। तो प्रत्यास्थ तरंगों की हमने कुछ 5-7 प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी कि उनके लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है और प्रत्यास्थ तरंगे हैं वो हैं, उनका वेग है वो कितना होता है। और उस वेग को जब हमने डेराइव किया था तब हमने 2 और चीज़ें डिस्कस की थी। एक तो माध्यम है वो परिक्षेपण है या अविक्षेपी, डिस्पर्जिव या नॉन डिस्पर्जिव मीडियम। उसको हमने किस बेस पे डिसाइड किया था, वीपी एंड वीजी, जहां वीपी क्या थी, फेज वेलोसिटी, और वीजी क्या थी, ग्रुप वेलोसिटी थी। उन दोनों के आधार पे हमने उसको डिस्कस किया था। इसके बाद हमने देखा था कि जब ठोस के अंदर प्रत्यास्थ तरंग जनरेट हो गई है तो उस तरंग की एनर्जी है वो कैसी होती है, वो क्वांटाइज्ड होती है। और उस क्वांटा को हमने क्या कहा था, फोनोन कहा था। उस फोनोन की हमने प्रॉपर्टी देखी है। फोनोन की प्रकृति द्वैत होती है, प्रचक्रण क्वांटम संख्या पूर्णांकी होती है, कुल आंतरिक ऊर्जा है उसकी, ठोस की कुल आंतरिक ऊर्जा है वो फोनोन की कुल ऊर्जाओं के योग के बराबर आएगी। और जो फोनोन जब किसी
पदार्थ से इंटरेक्ट करेगा तो किस की तरह बिहेव करेगा कि उसका मोमेंटम इस टाइप का है जिसको हमने क्रिस्टल मोमेंटम डिसाइड कहा था। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी और रह गई है, वो कौन सी है? फोटोन की तरह बिहेव कर रहा है, तो फोटोन किसको फॉलो करता है? बोस आइंस्टाइन स्टैटिक्स को फॉलो करता है, तो हमारा फोनोन भी किसको फॉलो करेगा? बोस आइंस्टाइन सांख्यिकी का पालन करेगा। उसके बाद हमने देख लिया था इस फोनोन की स्कैटरिंग है वो दो टाइप की होती है, इलास्टिक और इन इलास्टिक। इलास्टिक स्कैटरिंग को हमने नॉर्मल प्रोसेस कहा था और इन इलास्टिक स्कैटरिंग को हमने क्या कहा था? अनक्लैप प्रोसेस या असाधारण प्रक्रिया हमने उसको कहा था। और उन दोनों प्रोसेस के अंदर मोमेंटम है वो किस तरीके से कंजर्व होता है और एनर्जी किस तरीके से कंजर्व होती है, वो चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं आज के लेक्चर में। जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें हम बात करेंगे एक विमीय ठोस जालक की, एक विमीय ठोस जालक की। थैंक यू।